सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं लेकर आया तुम्हारे लिए वन शॉट लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। आज के लेक्चर में प्रॉमिस करके जा रहा हूं कि अगले आने वाले 50 मिनट के अंदर अंदर पूरा चैप्टर अच्छे से याद हो जाएगा। सारे के सारे नोट्स में तुम्हारे को देकर जा रहा हूं, एक एक चीज बहुत अच्छे से लिखी हुई है। आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है इन नोट्स को पढ़ने के बाद, क्योंकि इसके अंदर मैंने हर चीज अच्छे से लिख दिया है, हर एक की डेफिनेशन लिख दिया, हर एक का एग्जांपल लिख दिया है, तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लास्ट में तुम्हें दिखाऊंगा भी सही कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, क्योंकि हमें ये तो समझ आ जाती है कि चैप्टर है, थ्योरी है, कैसे पढ़ेंगे। फिर थ्योरी पढ़ भी ली तो अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन नहीं पता, तो लास्ट तक जरूर सुनना कि क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, तो लास्ट तक रहना है, पूरा सुन के फिर लास्ट में जाना, नहीं कि सीधा क्वेश्चन देख लो, तब होगा ही नहीं, क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं है अभी तक। तो अच्छे से पढ़ेंगे पूरा का पूरा चैप्टर, बिल्कुल साथ रहना मेरे। एक एक कान खोल के रखने और आंखें खोल के रखनी है, बस लिखना कुछ नहीं है, बस कान खुले होने चाहिए, सब कुछ जाना चाहिए दिमाग में कि क्या बोल रहे हैं सर, वो एक एक चीज समझ आनी चाहिए। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है पढ़ा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का मतलब होता है कि सारा कुछ सिमिलर तरीके से हो, पैसे का हिसाब किताब सेम तरीके से रखा जाए। और वो तभी पॉसिबल है जब हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं, और वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अकाउंटेंसी जो बनाता है वो आते हैं मेरे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर। तो हम समझेंगे कि क्या क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, किस किस तरीके से वो प्रिंसिपल्स लागू होते हैं, और कैसे कैसे मेरे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर वो रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला टॉपिक आता है मेरे पास, व्हाट इज GAAP, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलता है ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो जनरली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किए जाते हैं। ये दो काम करते हैं, एक तो पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं और एक कॉन्स्ट्रेंट्स डिसाइड करते हैं। आपको ये ऐसे प्यारे प्यारे वर्ड्स पेपर में लिख के आने हैं, तभी तो तुम्हारे टीचर को पसंद आएगा, है ना। तो इसीलिए आपको ये प्यारे प्यारे वर्ड्स दिमाग में जाने चाहिए। मैं सारे वर्ड्स में बोलता रहूंगा, हाईलाइट कर रखे हैं मैंने। पहली चीज पैरामीटर्स और दूसरा कॉन्स्टेंट्स। पैरामीटर्स की मतलब कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है अकाउंटिंग करते हुए। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, कि क्या चीजें आएंगी और क्या चीजें नहीं आएंगी। तो दो चीजें बताते हैं मेजर तौर पे, क्या, एक तो पैरामीटर्स एंड दूसरा कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट मतलब क्या बाउंड्रीज ऑफ अकाउंटिंग है विद इन विच माई अकाउंटिंग ऑपरेट्स। तो ये क्या होते हैं मेरे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगली चीज आती है व्हाट इज द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। हमने अभी बोला कि गैप जो है ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दो इंस्टीट्यूट्स आते हैं। पहला आता है ICAI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसने मुझे जितने भी रूल्स दिए, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स दिए, वो सारे के सारे लागू होते हैं नॉन कॉर्पोरेट फर्म्स पे। किस पे लागू होते हैं? नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस या फर्म्स पे। तो बेसिकली इंडिया के अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन बना रहा है? ICAI और कंपनीज एक्ट 2013। ICAI किसके लिए बना रहा है? नॉन कॉर्पोरेट फर्म्स, जो फर्म्स कॉर्पोरेट नहीं है उनके लिए कौन बना रहा है? ICAI बना रहा है। जो कंपनीज हैं उनके लिए, या जो कॉर्पोरेट फर्म्स बोलूं मैं उनको, उनके लिए कौन बना रहा है? कंपनीज एक्ट बना रहा है ना। तो हमने दो चीजें पढ़ी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो पैरामीटर्स एंड कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करते हैं जिसके अंदर अकाउंटिंग डील होगी। दूसरी चीज, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दोनों चीजें कौन बनाता है? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ICAI और कंपनीज एक्ट। ICAI बनाता है नॉन कॉर्पोरेट फर्म्स के लिए और कंपनीज एक्ट बनाता है कॉर्पोरेट फर्म्स के लिए। फिर आता है व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोल दो या अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोल दो, दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। चाहो तो ये रीड कर सकते हो। ये वाली डेफिनेशन तुम्हें बोल रही है कि किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताते हैं, है ना। यही लिखा, देखो क्या कहता है कि इट्स अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन विच, ऐसे नियम, ऐसे कानून जिनके बेसिस पे ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। जिसके बेस पे सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हो। या आप लिखो कि इट डिफाइंस द पैरामीटर्स एंड कॉन्स्टेंट्स अंडर विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स, जिसके अंदर पैसे का हिसाब किताब रखने को हम ऑपरेट करते हैं, अकाउंटिंग को ऑपरेट करते हैं। दो मुख्य चीजें कि किस तरीके से हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कैटेगराइज किया है। कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को तो हम बोलते हैं ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, और कुछ को हम बोलते हैं कि हमारे कन्वेंशंस हैं। कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन में फर्क क्या होता है? अगर इनका जनरल मीनिंग तुम देखोगे तो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हमने कोई कॉन्सेप्ट बना दिया, हमने कोई रूल बना दिया, थ्योरेटिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट बना दिया, थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट बना दिया, कि मुझे बैठे बैठे लगता है कि इस चीज को सिस्टमेटिक करने के लिए ये तरीका होना चाहिए, ये रूल होना चाहिए, हमने बता दिया। दूसरा आता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है, कन्वेंशन का मतलब होता है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन बोले तो एक्सपीरियंस बेस्ड, कि ट्रेडिशनली कैसे कैसे चलता आ रहा था उसके बेसिस पे हमने काफी चीजें डिसाइड करी।
तो दैट इज दो बात पता चली कि एक होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो किस बेसिस पे बने, थ्योरेटिकल बेस पे बने, और अकाउंटिंग कन्वेंशन जो प्रैक्टिकल बेस पे बने, जो हमारे एक्सपीरियंस ने हमें सिखाया कि हम इतने टाइम से अकाउंटिंग कर रहे थे, फिर हमें पता चला कि ये ऐसे नहीं है, ऐसे, ये ऐसे नहीं है, ऐसे ही ऐसे होना चाहिए। तो दिस इज अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन कोई लीगल बाउंड्रीज नहीं होती है कि फॉलो करनी ही करनी पड़ेंगी, लेकिन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स लीगल बाउंड्रीज होती है, ध्यान रखना, क्योंकि वो लीगली डिफाइंड होती हैं चीजें। तो जल्दी से एक बार रीड करते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर बेसिक assumptions और फंडामेंटल propositions within which accounting operate, जिसके अंदर अकाउंटिंग ऑपरेट होती है। दे आर थ्योरेटिकल गाइडलाइंस। ये क्या है बेटा? थ्योरेटिकल गाइडलाइंस। फिर से प्यारे प्यारे वर्ड जरूर लिखने। ये क्या है मेरी? थ्योरेटिकल गाइडलाइंस है। क्या है? थ्योरेटिकल गाइडलाइंस है ना? दैट गाइड हाउ ट्रांजैक्शंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या इवेंट्स आर रिकॉर्डेड एंड प्रेजेंटेड। वहीं पे मैं बात करूं अकाउंटिंग कन्वेंशंस की, तो ये क्या है? प्रैक्टिकली ओरिएंटेड है। ये क्या है? प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। ये क्या है? एक्सपीरियंस बेस्ड है। तो हम कहते हैं कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस रेफर्स टू एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स जो एस्टेब्लिश हो गए, दैट आर कॉमनली एक्सेप्टेड एंड फॉलोड इन अकाउंटिंग। दे आर प्रैक्टिकल गाइडलाइंस। दे आर, वो क्या थे? थ्योरेटिकल गाइडलाइंस। ये क्या है बेटा? प्रैक्टिकल गाइडलाइंस। तो ये बात आपको खास ध्यान रखनी है, बात खत्म, है ना? तो ये है प्रैक्टिकल गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स फॉलोड इन अकाउंटिंग टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, फेयरनेस, रेलेवेंसी, ट्रांसपेरेंसी। मतलब कि क्वालिटेटिव नेचर आ जाए कि हमें उस पर रिलायबल हो, भरोसेमंद हो, कंपेरेबल हो, कंपेयर कर सकें, हम उसको ट्रांसपेरेंट हो, उस पर भरोसा कर सकें। तो ये सारी चीजें वो बताती है। ये लीगल बाउंडिंग नहीं होते, बट आर फॉलोड बाय बिजनेसेस टू इंश्योर रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। मतलब कि भरोसेमंद रखने के लिए हम फॉलो जरूर करते हैं। चले जी आगे। अब बात करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। के फीचर क्या होते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल को भगवान ने तो बना के भेजे नहीं, है ना? कोई वेद उपनिषद में तो नहीं मिले ना हमें, तो हमने खुद ने लिखे हैं। तो पहली चीज क्या है? ये मैनमेड है। क्या है? मैनमेड है। कोई भी चीज मैनमेड होती है तो उसके अंदर एरर्स होने आम बात है, और उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी आम बात है, क्योंकि मैनमेड है तो आप उसको समय के साथ बदल सकते हो। तो अगला हम बात करते हैं, दे आर फ्लेक्सिबल। मैनमेड है तो इसलिए हम उनको बदल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दे आर जनरली एक्सेप्टेड। इनको जनरली सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। हमने कहा ना कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो ये जनरली सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं इसको, है ना? और इनकी एक्सेप्टेंस तीन चीजों पे बेस्ड होती है। रेलेवेंस, कि कितने रेलेवेंट है, कितने रेलेवेंट है, कितने मेरे बिजनेस का मेल खाते हैं। ऑब्जेक्टिव कितने हैं, इनके अंदर ट्रुथनेस कितनी है, और फिजिबल कितने हैं, आसान कितना है इनको अप्लाई करना, है ना? अब चाय की टपरी वाला बंदा तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए फिजिबल ही नहीं है। हो सकता है कि रेलेवेंट हो कि हाँ जी कर ले तो बढ़िया हो जाए, हो सकता है ऑब्जेक्टिव हो, करने चाहिए ताकि उसके सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता चले, लेकिन वो फिजिबल ही नहीं है, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है वो करना, है ना? तो ये तीन चीजें होनी जरूरी है, तभी हम उन्हें कहते हैं कि ये जनरली एक्सेप्टेड है। तो दीज आर द फीचर्स, आप आराम से समझ सकते हो। आगे आता है व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस, व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ये क्या है? फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस कहते हैं कि ये तीन बातें आप हमेशा ध्यान में रख के अपनी अकाउंटिंग को करते हो। ये तीन बातें हमेशा अपने दिमाग में रख के अकाउंटिंग को करते हो। कौन कौन सी तीन फंडामेंटल असम्पशन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अब शुरू हो रहा है, सारे के सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम अच्छे से समझेंगे। 2-2 मिनट की सबकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, आपको बस कान खुले रखने, बहुत आराम से समझना है। कहीं पे कुछ समझ नहीं आता तो पूरी एक्सप्लेनेशन आपको पीछे दिखेगी, और ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे भेज दूं तो आपको दोनों जगह से सारा सामान मिल जाएगा, उस चीज की टेंशन नहीं लेनी है ना? अभी सुनने पे फोकस करना है ताकि हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाए, पेपर में कुछ आए तो हम कर सके। 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस है। कौन कौन सी? पहली है गोइंग कंसर्न, दूसरी है कंसिस्टेंसी, और तीसरी है एक्रूअल, है ना? तो पहली पढ़ते हैं जल्दी से, दैट इज गोइंग कंसर्न असम्पशन। मतलब सुनो इसका पहले आप। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है चलता रहेगा, गोइंग चलता रहेगा, कंसर्न मतलब फर्म, मतलब कि जो मेरी फर्म है वो चलती ही रहेगी। असम्पशन मतलब मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि मेरी फर्म जो है वो कंटिन्यू चलती ही रहेगी, इस बेसिस पे मैं उसके खाते मेंटेन करता हूं। क्या ऐसा करना सही है? अब आपको मतलब समझ आया कि हम क्या मान के चल रहे हैं अपने दिमाग में कि मेरी फर्म चलती ही रहेगी, ताउम्र चलती रहेगी, कोई मालिक हो ना हो, मान लो बिजनेस का कोई पार्टनर आ गया या पार्टनर चला गया, कोई शेयर होल्डर आ गया चला गया, वो मैटर नहीं करेगा, फर्म हमारी चलती रहेगी। इस बेसिस पे क्या डिसीजन लिए जा सकते हैं? क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि दिस इज एन एग्जांपल, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो आप उसका नाम लिखोगे गोइंग कंसर्न। जैसे कि इसी वजह से हम रिवेन्यू खर्चों और कैपिटल खर्चों में डिफरेंशिएट करते हैं। रिवेन्यू और कैपिटल को समझने से पहले आप समझो कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं।
मान लो मैंने क्या करा, मैंने एक मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, और दूसरी चीज मैंने क्या करी, मैंने रिपेयर करवा लिया, या मैं कहता हूं कि मैंने सैलरी पे करी अपने टीचर को 15,000 रुपए की। मैंने दो खर्चे आपको बताए, मैंने मशीन खरीदी 10 लाख की और मैंने अपने टीचर को सैलरी दी 15,000 की। क्या दोनों सेम कैटेगरी के खर्चे हैं? नहीं। टीचर को जो सैलरी दी मैंने वो इसी मंथ की सैलरी दी, तो मेरे को इसी महीने ही काम आया, वो ताउम्र आगे काम नहीं आने वाला। तो मैं कहूंगा ये मेरा रिवेन्यू खर्चा है। रिवेन्यू खर्चे का मतलब होता है ऐसे खर्चे जिसका बेनिफिट मेरे को उसी साल में खत्म हो जाएगा। लेकिन मशीनरी जो 10 लाख की है, क्या मुझे एक ही साल काम आएगी? नहीं, मुझे लगता है कि 10 साल काम आएगी। तो मैं क्या कहूंगा कि मैं इसको 1 लाख हर साल का खर्चा मानूंगा आने वाले 10 साल के लिए। क्या बोल रहा हूं मैं कि मैं मशीनरी मेरे आगे 10 साल काम आएगी, तो मतलब कि मैं इसको इसी साल का सारा खर्चा ना मान के आने वाले 10 साल का 1-1 लाख खर्चा मानूंगा। जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो मेरे दिमाग में एक एजम्पशन है कि गोइंग कंसर्न, कि मेरा बिजनेस 10 साल तक चलता रहेगा। नहीं समझे? Whenever I'm saying कि भाई मैं इस मशीन को आने वाले 10 साल में राइट ऑफ करूंगा, तो मेरे दिमाग में एक बात बैठी है बेटा कि मेरा बिजनेस आने वाले 10 साल चलता रहेगा। तो दिस इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन। इसीलिए मैंने जो मशीन खरीदी उसको कैपिटल खर्चा मानूंगा और हर साल उसको 1-1 लाख राइट ऑफ करता रहूंगा और 1-1 लाख अपने प्रॉफिट से कम करता रहूंगा, कि 10 के 10 लाख इसी साल के प्रॉफिट से माइनस नहीं करूंगा, क्योंकि इस 10 लाख का बेनिफिट मुझे आने वाले 10 साल में मिलने वाला है। समझ गए? तो गोइंग कंसर्न ऑप्शन क्या कहती है कि रिवेन्यू खर्चे और कैपिटल खर्चे में डिफरेंशिएट करो। क्यों? क्योंकि कैपिटल खर्चा जो होता है आपको लगता है एक से ज्यादा साल बेनिफिट देगा, और जब आप कहते हो कि मैं इसको एक से ज्यादा साल में राइट ऑफ करूंगा, तब आप अपने दिमाग में बिठा के चलते हो कि मेरा बिजनेस क्या है, गोइंग कंसर्न है पड़ा। समझ आती है बात? चलो, यही लिखा है सारा कुछ, आप आराम से रीड कर सकते हो। जल्दी से मैं आपको एक हिंट दे देता हूं क्या क्या मैंने लिखा। गोइंग कंसर्न असम्पशन प्रिस्क्राइब्स दैट ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड on the basis that business shall continue for a foreseeable future। इस बेसिस पे कि बिजनेस मेरा चलता रहेगा, है ना। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है बिजनेस को क्लोज करने की। इसी वजह से हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्शन करते हैं किसके बीच में, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे जो मेरे को बेनिफिट देंगे लॉन्ग पीरियड के लिए, और रिवेन्यू खर्चे जो मुझे बेनिफिट देंगे कम समय के लिए, जैसे कि सैलरी, जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर एग्जॉस्ट हो जाएगा, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट फिक्स्ड एसेट को हम रिकॉर्ड करते हैं उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पे, की मशीन खरीदी हमने 10 लाख की, और हर साल उसको डेप्रिसिएशन 1-1 लाख हम राइट ऑफ करेंगे, एंड दे आर डेप्रिशिएटेड इन सिस्टमैटिक मैनर ओवर देयर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। फॉर एग्जांपल, अ मशीन परचेज 1,10,000, रेजिडुअल वैल्यू 10,000, हमें लगता है कि वो 10 साल काम आएगी, 10 साल काम आएगी, तो हम 1 लाख को राइट ऑफ करेंगे अगले 10 साल में, है ना। हर साल 10,000 राइट ऑफ करेंगे, और हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि मेरा बिजनेस आने वाले 10 साल चलेगा। मेरा बिजनेस क्या है, गोइंग कंसर्न एंटिटी है पड़ी। समझ आ गया प्रिंसिपल? पक्का समझ आ गया? अगला देखो, अगला कहता है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या कहती है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आपको, मतलब कि कंसिस्टेंट रहना है, आपको बदलना नहीं है। मैं कहता हूं कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें टॉप करना है, तो कंसिस्टेंट रहो। आज 4 घंटे पढ़ रहे हो तो कल भी 4 पढ़ो, परसों भी 4 पढ़ो, कंसिस्टेंटली सेम काम करते रहो। ये नहीं कि आज तो कुछ नहीं पढ़ा, कल 8 घंटे पढ़ लिया, फिर 3 दिन कुछ नहीं पढ़ा, उससे कुछ नहीं होगा। तो अकाउंटिंग में कहते हैं हम कंसिस्टेंसी अजम्पशन होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी किस में होनी चाहिए? कहते हैं कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि तुम सेम तरीके से वैसे का हिसाब किताब रख रहे हो, सेम मेथड को फॉलो कर रहे हो। कहते हैं कि आपने जो एक मेथड अडॉप्ट कर लिया 1 साल के लिए, वही मेथड अडॉप्ट कर रहे हो आप हर साल, सो दैट आपकी जो अकाउंटिंग है वो कंपेरेबल हो। कि मान लो इस साल जो तुमने मेथड यूज किया वही अगले साल करो, वही अगले साल करो, तभी कंपेयर कर पाओगे। अगर मेथड ही बदल लिया खाते बनाने का तो कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो कंसिस्टेंसी ये है। कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्यों अराइज क्यों होता है, ऐसी जरूरत ही क्यों है? मान लो मैं कहूं कि किसी एक काम को करने का एक ही तरीका है, एक ही मेथड है, तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या करेगी, कोई एक मेथड चूज कर लिया तो वही फॉलो करो। अगर मैं कहूं है ही दुनिया में एक ही मेथड, फिर तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली वही मेथड ही चूज करना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि देयर आर ऑल्टरनेट मेथड्स अवेलेबल एक काम को करने के लिए। क्योंकि मेरी अकाउंटेंसी कहती है कि कोई एक काम करना चाहते हो तो उसके 4 तरीके हैं, कोई एक चूज कर लो, वही कंटिन्यू करो, है ना। अगर उसका एक ही तरीका होता तो कंसिस्टेंसी की जरूरत ही ना पड़ती, फिर तो वही ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो कंसिस्टेंट ऑटोमेटिकली रह जाते। तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक काम को करने के अकाउंटेंसी मुझे ज्यादा तरीके देता है। एग्जांपल के तौर पे डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमारे पास काफी तरीके होते हैं, कि जैसे WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगा ले, स्ट्रेट लाइन मेथड लगा ले, कोई भी मेथड हम लगा सकते हैं। तो यहां पर वो कहते हैं कि कोई एक मेथड आपने एक साल यूज कर लिया तो वही हर साल आप यूज करते रहो। ये आप उसके एग्जांपल में लिख सकते हो, ठीक है जी। ये सारी उसकी थ्योरी आपको दिख जाएगी। फिर कहते हैं एक्रूअल असम्पशन। एक्रूअल असम्पशन क्या कहता है? एक्रूअल असम्पशन कहता है
एक्रूअल एजम्पशन कहता है कि आपकी ट्रांजैक्शन, जैसे ही आपकी कोई डील हो गई, आप उसको उसी टाइम रिकॉर्ड कर लो, उससे रिलेटेड अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तब भी। एग्जाम्पल के तौर पे, आपने मेरे पास एनरोल करवा लिया लेकिन अभी तक फीस नहीं दी, तब भी मैं उसको अपनी इनकम मान लूंगा, उसको रिकॉर्ड कर लूंगा। तो एक्रूअल एजम्पशन क्या कहता है, जैसे ही अग्रीमेंट डन हो गया, जैसे ही एनरोलमेंट हो गया, आप उसको रिकॉर्ड कर लो, फर्क नहीं पड़ता पैसे आए या नहीं है, सेटलमेंट हुई या नहीं हुई। सिमिलरली मैंने क्या करा, एक एयर कंडीशनर खरीदा, उस भाई ने एयर कंडीशनर तो मेरे पास भेज दिया, लेकिन मैंने अभी तक पेमेंट नहीं करी, तो क्या मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा? मेरा खर्चा है, रिकॉर्ड करूंगा। क्यों? क्योंकि एक्रूअल असम्पशन कहते हैं कि सेटलमेंट अभी नहीं हुई, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन हो गई है, ट्रांजैक्शन में पार्टीज इन्वॉल्व हो गई है, ट्रांजैक्शन डन हो गई है, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे। क्या लिखा देखो, हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू एक्रूअल असम्पशन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट at the time when it is entered into and not when the settlement takes place। कहते जैसे ही वो एंटर हो गई, जैसे ही वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, उसी टाइम उसको रिकॉर्ड करो। दस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज रियलाइज, जैसे ही रेवेन्यू रियलाइज हो गया, आइदर दैट इज सेल कंप्लीट हो गई, आइदर दैट इज सेल कंप्लीट हो गई, इट इज इमटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, कैश मिला नहीं मिला फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली एक्सपेंस को भी आप रिकॉग्नाइज कर लोगे एज एक्सपेंस इन अकाउंटिंग पीरियड इन विच द रेवेन्यू रिलेटेड टू इट इज रिकॉग्नाइज्ड वेदर पेड इन कैश और नॉट। कहते हैं कि अगर आपका कोई खर्चा है, सैलरी तुमने दे दी, एक महीने की सैलरी, एक महीने की मतलब टीचर ने पढ़ा दिया, अगर तुमने सैलरी नहीं भी दी तो इस साल का खर्चा मान लो। क्यों? क्योंकि इस साल से वो रिलेटेड है। और एक्रूअल असम्पशन कहता है अगर पेमेंट नहीं भी करी लेकिन खर्चा हो गया तो आप उसको अपना खर्चा मान के चलने वाले हो। समझते हो इस बात को? ठीक है। अगला अकाउंटिंग प्रिंसिपल आता है मेरे पास, अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है? ये कहते हैं कि बिजनेस का मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग अकाउंटिंग एंटिटीज हैं। ध्यान से सुनना, दोनों अलग अलग अकाउंटिंग एंटिटीज हैं। मतलब कि बिजनेस का हिसाब किताब अलग रखा जाएगा और बिजनेस के मालिक का हिसाब किताब अलग रखा जाएगा, दोनों का हिसाब किताब साथ में नहीं रखा जाएगा। मतलब कि मैंने क्या कहा कि जो मेरे हिसाब, मेरा खाता है, मेरा जो पर्सनल खर्चे हैं वो सारे अलग रखे जाएंगे और विद्यम के सारे खर्चे अलग रखे जाएंगे। विद्यम की अकाउंटिंग अलग होगी और मेरी अकाउंटिंग अलग होगी, क्योंकि ये बिजनेस है और मैं बिजनेस का मालिक हूं। दोनों अकाउंटिंग डिफरेंट एंटिटीज हैं पड़ी। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहते हैं। इसकी वजह से काफी एग्जांपल अराइज होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि बिजनेस के मालिक ने ये खर्चा कर दिया, बिजनेस उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेपरेट एंटिटीज हैं। बिजनेस अपने खर्चे रिकॉर्ड करेगा, उसके नहीं करेगा, है ना। इसी तरीके से मालिक ने बिजनेस के अंदर पैसा डाला तो उसको रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि मालिक अलग है, बिजनेस अलग है। तो बिजनेस मान के चलेगा कि मालिक ने मुझे कुछ पैसा दिया है, तो उसको रिकॉर्ड करेगा। समझ आई? तो वो क्या है? सेपरेट बिजनेस एंटिटीज है, सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटीज है। और हाँ, ये प्रिंसिपल बिजनेस और नॉन बिजनेस एंटरप्राइज दोनों में लगता है। ऐसा कोई भी एंटरप्राइज जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एनजीओ हो, कहीं पर भी जहां पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, वहां पे बिजनेस के मालिक और बिजनेस दोनों क्या होंगे? अलग अलग माने जाएंगे। समझते हो? रीड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। बिजनेस क्या है? ओनर से अलग है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा। मालिक का कोई खर्चा हुआ तो बिजनेस उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा, तो वो किस हिसाब से होगा? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करने वाला है, एंड नॉट फ्रॉम दैट ऑफ ओनर्स। ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं करने वाला। ओनर्स बीइंग रिगार्डेड एज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस, उनको हम सेपरेट बोलते हैं। ठीक है, बाकी आप रीड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो, अगला कॉन्सेप्ट आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है? देखो, ये कहता है कि याद करो, हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी, अकाउंटिंग की प्रोसेस पढ़ी, जिसमें सबसे पहला स्टेप था कि हमें देखना है कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं, फिर उसको मेजर करना है मनी में। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि पैसे से रिलेटेड। तो अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटेंसी के अंदर एक प्रिंसिपल लगता है जिसका नाम होता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, जो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस हम अपने खातों में लिखने वाले हैं जिनको आप पैसे के रूप में माप सकते हो। अगर बेटा तुम किसी चीज को पैसे के रूप में नहीं माप सकते हो तो वो अकाउंटेंसी में जाएगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे गुड इंडस्ट्री रिलेशंस, तुम्हारे रिलेशंस अच्छे इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत फायदा होता है, तुम्हें बहुत बिजनेस मिलता है, लेकिन अकाउंटेंसी उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसको तुम पैसे के रूप में माप नहीं सकते हो। अच्छे इंप्लॉइज, या मैं कहूं कि एंथुसियाज्म ऑफ एम्प्लॉइज, कि एम्प्लॉइज तो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं मेरे, बहुत एंथुसियास्टिक है,
उनको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। हालांकि बिजनेस को बहुत बेनिफिट हो रहा है, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल आड़े आ जाता है, जो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को रिकॉर्ड करो जिनको पैसे के रूप में माप सकते हो। इसकी दो बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं। क्वेश्चन बहुत बार आता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। चीजों को रिकॉर्ड कर सकता हूं अपनी अकाउंटिंग में जिसको मैं पैसे के रूप में माप सकता हूं। अगर मैं किसी चीज को पैसे के रूप में नहीं माप सकता तो मैं उसको खातों में नहीं लिख सकता। पहली लिमिटेशन यही है, चाहे वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज क्यों ना हो। दूसरी लिमिटेशन है कि जब हम पैसे के रूप में मानते हैं किसी चीज को तो हम इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं कर पाते। जैसे कि मान लो मैं कहता हूं कि साल की शुरुआत में कोई चीज मेरे को 10,000 की मिली, तो मैं उसको 10,000 पे रिकॉर्ड कर रहा हूं। हो सकता है उसकी कीमत 11,000 हो सकता है उसकी कीमत 8,000 हो। तो कहते हैं हम इन्फ्लेशन को या प्राइस के इंक्रीज या प्राइस के डिक्रीज को हम चेक नहीं कर पाते, उसको ध्यान में रख के अकाउंटिंग नहीं कर पाते, क्योंकि हम उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं जो उस वैल्यू पे वो ट्रांजैक्शन हुई थी, लेकिन एक साल पहले हुई थी, तो अब तो उसकी वैल्यू कम या ज्यादा होगी, तो हम उसको कंसीडर नहीं कर पाते हैं। दूसरी लिमिटेशन मेरी ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अगर तुम मेरे से पूछो तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब बिजनेस जो है वो तो लॉन्ग टर्म चलना है। गोइंग कंसर्न ने भी बोला कि बिजनेस तो अनंत काल तक चलता रहेगा, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बिजनेस तो लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा तो उसके आप पता कैसे लगेगा कि बिजनेस सक्सेसफुल है या ये बिजनेस फेलियर है? किसी भी चीज का सक्सेस या किसी भी चीज का फेलियर पता कब चलता है? जब उसका फाइनल रिजल्ट आ जाए। फाइनल रिजल्ट का मतलब क्या है? जब जिस बंदे की लाइफ ही अनलिमिटेड है तो उसका आप फाइनल रिजल्ट कैसे बताओगे? है ना, नॉर्मली हम कहते हैं कि आपका पेपर में क्या रिजल्ट आया। हमने कहा पेपर आपने यहां से शुरू करा, यहां पे आपने खत्म करा, यहां पे हम आपका रिजल्ट बता सकते हैं कि आपका क्या रिजल्ट है। लेकिन आप एक बिजनेस का कैसे बताओगे? क्योंकि बिजनेस का एंड तो है ही नहीं, बिजनेस तो चलता ही रहेगा। तो इस वजह से रिजल्ट्स को जानने के लिए, ये जानने के लिए कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये जानने के लिए कि बिजनेस की कैसी पोजीशन है, हम क्या करते हैं, बिजनेस की पूरी लाइफ टाइम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और उन टुकड़ों में देखते हैं कि बिजनेस मेरा कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। उन छोटे छोटे टुकड़ों को नाम दे देते हैं अकाउंटिंग पीरियड का। कि जैसे मेरे बिजनेस की अनलिमिटेड लाइफ है ना, मैंने इसका पहला साल खत्म हुआ, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा खत्म हुआ, चौथा खत्म हुआ, पांचवा खत्म हुआ। आप मेरे को बताओ इसमें प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, इसमें प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, इसमें कितना हुआ, इसमें कितना हुआ, इसमें कितना हुआ। फिर मैं इनको आपस में कंपेयर कर सकता हूं। सिमिलरली दूसरी फर्म में निकल रहा हूँ तो मैं इसको इससे कंपेयर, इसको इससे कंपेयर, इसको इससे कंपेयर, इसको इससे कंपेयर कर सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल में कि लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू, उसको तोड़ दिया जाता है इन स्मॉलर पीरियड सो दैट इट्स परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, ताकि हम उनकी परफॉर्मेंस को रेगुलर इंटरवल्स पे चेक कर सके, माप सके। The accounts of an enterprise are maintained following the going concern। और जिसका मतलब होता है कि बिजनेस तो चलता ही रहेगा, लेकिन उसके जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो यूज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, वो चाहते हैं कि हमें टाइम टू टाइम पता चले प्रोग्रेस क्या है। उसके लिए हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और हर टुकड़े के लिए हम अलग से उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ये टुकड़े जो होते हैं जनरली एक साल के होते हैं, और जो फाइनल अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होती है, जो कि मैंने तुम्हें पहले भी बताई, पहले लेक्चर में भी बताई कि हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानते हैं, प्रॉफिट लॉस जानते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जानते हैं, एसेट लायबिलिटी का स्टेटस जानना चाहते हैं। तो दिस इज माय अकाउंटिंग पीरियड कांसेप्ट। डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आपको फुल्ली डिस्क्लोज मतलब बताना है अपने बिजनेस के बारे में हर इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी काम की इंफॉर्मेशन है, वो कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर में अपने यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपको बतानी जरूरी है। सो दिस इज माय फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल देखो क्या कहता है, देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ एंटिटी। जो भी जरूरी बातें हैं वो सारी की सारी बतानी आपके लिए कंपलसरी है। फुल्ली डिस्क्लोज करो ताकि जो आपके लोग हैं, जो आपके यूजर्स हैं, वो इन्फॉर्म्ड रहें, उन्हें सारी बातें पता हो। जैसे कि कुछ भी बात चाहे वो लीगली बाउंड नहीं भी हो, मतलब किसी चीज के लीगली बाउंड नहीं हो तो भी आपको बतानी चाहिए। जैसे बिजनेस के अंदर टॉप मैनेजमेंट में लड़ाई चल रही है, वो भी आपको थोड़ी सी डिस्क्लोज करनी चाहिए कि ऐसा चल रहा है, क्योंकि लीगली तो जरूरी नहीं है बताना, लेकिन आपको बताना चाहिए अपने यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कि ऐसा चल रहा है। तो दिस इज माय फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अगला आता है मटेरियलिटी कांसेप्ट या मटेरियलिटी प्रिंसिपल। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मटेरियलिटी और फुल डिस्क्लोजर एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, लेकिन इन रियलिटी इतने अपोजिट नहीं है वो, हालांकि कुछ साथ ही है, ये बोलूंगा मैं।
क्यों? क्योंकि मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि एक बिजनेस को, एक फर्म को, एक कंपनी को वो हर बात अपने मालिकों को बतानी चाहिए जो मटेरियल है, इमटेरियल नहीं बतानी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियल? मटेरियल का मतलब होता है जो भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंट? तो यहां पे फिर से प्यारे प्यारे वर्ड आ जाएंगे। प्यारा प्यारा वर्ड क्या है? वो है कि अमेरिकन एसोसिएशन बोलती है उस हर चीज को मटेरियल बोलोगे जिसकी वजह से एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर का डिसीजन अफेक्ट होता है। वो हर चीज मटेरियल मानी जाएगी जिसकी वजह से एक इन्वेस्टर जिसने आपके बिजनेस में पैसा लगा रखा है उसके डिसीजन पे फर्क पड़ता है। तो यहां पर आप कुछ चीजों को कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रख सकते हो कि जैसे बड़े बिजनेसेस हैं तो उनके लिए, जैसे मान लो मैं कहूं कि चार चाय कप के फालतू आ गए, चार चाय के कप कम आ गए, तो वो मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है ना। यही मैं कहूं कि चाय वाली दुकान है, उसके लिए बहुत बड़ा मैटर है कि चार चाय के कप फालतू गए या चार चाय के कप कम गए, तो उसके लिए मटेरियल इंफॉर्मेशन है। लेकिन एक बड़े बिजनेस के लिए मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये डिपेंड करता है साइज ऑफ बिजनेस के कि क्या मटेरियल है, क्या मटेरियल नहीं है। डेफिनेशन देनी चाहे तो हम कहते हैं कि ऐसी जो भी चीज जो एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के डिसीजन को अफेक्ट करे उसे हम क्या बोलते हैं कि वो चीज मटेरियल है, और वो मटेरियल इंफॉर्मेशन से हमें बतानी है। ऐसे एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं देनी है। समझिए। अगला आता है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसका एग्जांपल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कंजर्वेटिव रहो, आप ज्यादा उछलो नहीं, आप ज्यादा उछलो नहीं कि हल्का सा कुछ अच्छा दिखने लगा तो भाई साहब बहुत खुश हो गए, है ना, खुशी टिकने का देते हैं लोग। तो भाई प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कहते हैं कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाओ कि अगर तुम्हें लगता है कल को प्रॉफिट होने वाले हैं तो ज्यादा उछलना नहीं है, लेकिन कल को लगता है कोई लॉस होने वाले हैं तो आज ही उन चीजों को टेक इन अकाउंट में लेना है और उसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर देना है। क्या कहता है ये? डू नॉट एंटीसिपेट प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। लेकिन सारे के सारे लॉसेस के लिए प्रोवाइड करना जरूरी है। प्रॉफिट्स को एंटीसिपेट मत करो। अगर लगता है कल को प्रॉफिट होंगे तो जब तक प्रॉफिट हो ना जाए तब तक कंसीडर मत करो, उसके बेस पे डिसीजन मत लो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कल को कोई लॉस होने वाले हैं तो उसके लिए आज ही प्रोवाइड करो। दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसके। पहला एग्जांपल तो है कि क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो आप लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में लिखते हो कि मेरे पास आज क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, मेरे पास स्टॉक पड़ा है। मान लो मेरी कपड़े की दुकान है ना, मेरे पास 10 पीस पड़े हैं शर्ट्स के, वो मेरी खरीद में तो 200 रुपए खरीद में बेचता हूं उनको 300 में। तो कहता है क्या मान के चलोगे कितने का सामान पड़ा है? 10 इंटू 200 या 10 इंटू 300? तो 10 इंटू 200 मानो, क्योंकि आपको लोअर ऑफ द वैल्यू देखनी है ताकि कल को आप ये नहीं क्या सोचोगे तो 3,000 का सामान पड़ा उस हिसाब से आप खर्चे कर दो। नहीं, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका स्टॉक होगा उसकी वैल्यू लोअर ऑफ कॉस्ट, उसकी जो कॉस्ट मतलब कीमत जितने में वो खरीदा, या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये मान लो वो 200 वाली चीज 300 में बिकनी है तो 200 में रिकॉर्ड करो। अगर 200 वाली चीज तुम्हें लगता है कल को 150 में बिकनी है तो 150 में रिकॉर्ड करो, जो भी कम हो। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितने की मिलेगी या फिर उसकी कॉस्ट जो है उसके कम वाली चीज पे आप उसको लिखोगे। एंड दूसरा एग्जांपल कि आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हो मतलब कि जितने भी तुम्हारे डेटर्स हैं उनके में से तुम्हें पता चले कि यार कुछ डूब सकते हैं कल को पैसे, तो उनके लिए तुम आज ही सेट असाइड कर देते हो पैसा कि क्या करते हो, प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। कि कल को तुम्हें लगता है कि घाटा हो सकता है तो उसके लिए आज ही प्रोविजन बनाकर चलने वाले हो। आई बात समझ? सो दिस इज माय प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। अगला आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। अगला आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल या कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है सुनो, ये कहता है कि किसी भी एसेट को तुम रिकॉर्ड करते हो अपनी बुक्स में ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट, या मैं कहूं ऑन द बेसिस जिस वैल्यू पे तुमने उसको परचेज करा। एग्जांपल के तौर पे मैंने एक मशीनरी, या मैं कहता हूं मैंने एक बिजनेस के अंदर मैंने गाड़ी लेकर आया मैं 5 लाख की। कहता है आप उसको 5 लाख पे ही रिकॉर्ड करोगे, 5 लाख जितने की लाख उतने पे ही, और उसकी वैल्यू को रिड्यूस करते रहोगे ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ टाइम। मान लो तुम्हें लगता है कि 5 लाख की गाड़ी है, ये 5 साल चलेगी, तो हर साल 1-1 लाख से उसकी वैल्यू को रिड्यूस करोगे, सिस्टमेटिकली डेप्रिशिएट करोगे। क्या करोगे? सिस्टमेटिकली डेप्रिशिएट करोगे। तो तुम्हें लगता है कि 5 लाख वाली गाड़ी आने वाले 5 साल चलेगी, तो तुम क्या करोगे, हर साल 1-1 लाख आने वाले 5 साल तक उसको राइट ऑफ करोगे, सिस्टमेटिकली डेप्रिशिएट करोगे। सो दिस इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये कहता है फर्क नहीं पड़ता एक्चुअल वैल्यू क्या है। मान लो वो 5 लाख की गाड़ी तुम्हारे पास है, क्या तो उसकी वैल्यू 8 लाख हो,
क्या होता है उसकी वैल्यू हर सिर्फ 1 लाख हो, लेकिन तुम उसको अपने हिसाब से रिकॉर्ड करोगे कि जो जितने में खरीदी माइनस हर साल 1-1 लाख माइनस करते रहोगे। सो दिस इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, किस तरीके से एट द प्राइस पेड टू एक्वायर, कितने में एक्वायर करी, एंड द कॉस्ट इज द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग, और उसी 5 लाख के बेसिस पे उसकी सारी की सारी अकाउंटिंग करोगे, है ना। एग्जांपल के तौर पे देखो, एक एसेट खरीदी तुमने 5 लाख की, इफ एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स तुम्हें पता चलता है कि इसकी मार्केट वैल्यू 4 लाख है या 7 लाख है, तुम कितने में रिकॉर्ड करोगे, 5 लाख में ही रिकॉर्ड करोगे। आप उसको नहीं बदलोगे, जितने में तुमने एक्वायर करी, जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, जब तुमने खरीदी थी जो उसकी कॉस्ट थी, उसी पे उसको रिकॉर्ड करते चले जाओगे। आती है कहानी समझ। अगला देखो, अगला कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल। फिर से बहुत सारे बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं एक्रूअल असम्पशन के साथ, जो कि ठीक भी है। एक्रूअल असम्पशन और ये लगभग सेम बात बोलते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा डिफरेंट हो। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बेटा मैच करना। क्या होता है? मैच करना। सर किसको किसके साथ मैच करना है ना, किसको किसके साथ मैच करना है, कौन से सर को कौन सी मैम के साथ मैच करना है, वो वाला मैच नहीं करना। ये मैचिंग अलग तरीके की मैचिंग है। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि एक्सपेंस एंड रिवेन्यूज को मैच करो, एक्सपेंस एंड रिवेन्यूज को मैच करो। मतलब कि मैं कहता हूं कि मैंने 2024-25 में एक अकाउंटेंसी का बैच लॉन्च किया था। उस बैच से, अकाउंटेंसी के बैच से मुझे फीस रिसीव हुई बेटा 10 लाख। ठीक है, मैंने एक अकाउंटेंसी का बैच लॉन्च करा, उससे मेरे को फीस रिसीव हुई कितनी? 10 लाख। उस बैच को जिस टीचर ने पढ़ाया था, 2024-25 वाले इस बैच को जिस टीचर ने पढ़ाया था, उनकी सैलरी थी सर 8 लाख। कितनी सैलरी थी? 8 लाख। ये फीस तो मुझे रिसीव हो चुकी है, लेकिन ये एक्सपेंस मैंने 2024-25 में पे ही नहीं करा, बल्कि मैं 31 मार्च 2025 जब ईयर एंड हो गया, उसके बाद अब 15 अगस्त को मैंने पेमेंट करी। 15 अगस्त को पे करी सर, 15 अगस्त 2025 को पे करी, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में पे करी। तो ये खर्चा किस साल का मानना चाहिए? क्या 2025-26 का या 2024-25 का? तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है इस खर्चे को आप 2024-25 का मान के चलो, मैच करो। किससे मैच करो? इस खर्चे के रिगार्डिंग, इस खर्चे को करके तुमने जो रिवेन्यू कमाया था वो किस साल में कमाया था? सर वो तो हमने 24-25 में कमाया था, क्योंकि उस साल का बैच था। तो कहता है इस खर्चे को भी उसी साल के रिवेन्यू से मैच करो और उसी साल के खर्चा मान के वहां से इसको माइनस करो। सो दिस इज माय मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या कहता है? इट इज नेसेसरी टू मैच रिवेन्यूज ऑफ द पीरियड विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड टू डिटरमिन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। सही प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए मैच करो रिवेन्यूज को एक्सपेंसेस से टू सेम पीरियड, उसी पीरियड से। समझते हो बात को? चलो जी, अगला प्रिंसिपल क्या है? अगला प्रिंसिपल है ड्यूअल एस्पेक्ट या ड्युअलिटी प्रिंसिपल। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट या ड्युअलिटी प्रिंसिपल कहता है आपको कि कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है उसके 2 एस्पेक्ट होने जरूरी है, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है ना। कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। हमने कहा था ना कि अकाउंटिंग 2 तरीकों से होती है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम, एक डबल एंट्री सिस्टम। हम जो पढ़ रहे हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, इसके अंदर ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग फॉलो होता है कि मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हुई तो उसके 2 एस्पेक्ट आप लिखोगे, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एक इंक्रीजिंग का एक डिक्रीजिंग का। तो एवरी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू हैज 2 एस्पेक्ट्स, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ड्यूअल एस्पेक्ट एवरी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय एन एंटरप्राइज हैज 2 एस्पेक्ट, एक डेबिट और क्रेडिट। तो मतलब सिंपली स्टेट करें तो फॉर एवरी डेबिट देयर इज इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट, कि मतलब कोई चीज डेबिट हो रही है दूसरी चीज क्रेडिट हो रही होगी, पक्की बात है ना, तभी बराबर रहेगा टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट। अगला प्रिंसिपल आता है मेरे पास रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट एक्रूअल असम्पशन का ही एक छोटा सा पार्ट है। एक्रूअल असम्पशन ने क्या बोला था कि जैसे ही सेल्स हो जाए उसी टाइम रिवेन्यू मान लो, जैसे ही तुमने कोई चीज खरीद ली उसी टाइम उसको खर्चा मान लो, चाहे अभी तक पेमेंट नहीं भी करी, चाहे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स नहीं हुआ। ये उसका एक एस्पेक्ट है। उसके अंदर मैंने रिवेन्यू और एक्सपेंस दोनों के बारे में बात की थी। रिवेन्यू रिकॉग्निशन में हम सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू के बारे में बात करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू के बारे में बात करते हैं। यही फर्क है बस, यही फर्क है बस। यहां पर हम कहते हैं रिवेन्यू को उसी टाइम रिकॉग्नाइज कर लो जैसे ही सेल्स कंप्लीट हो गई, चाहे पेमेंट आई है या नहीं आई है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
देखो क्या कहता है अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, revenue is considered to have been realized when the transaction has been entered into, जैसे ही ट्रांजैक्शन हो गई, and obligation to receive the amount is established, है ना। जैसे तुमने किसी को उधार पे सामान बेच दिया तो ऑब्लिगेशन तो एक्सेप्ट हो गई, ऑब्लिगेशन तो एस्टेब्लिश हो गई ना कि वो तुम्हें पेमेंट कर देगा कल को। तो दिस इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कांसेप्ट। कहते हैं जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए उसी टाइम आप उसको रिकॉर्ड कर लो, जैसे ही तुमने सेल्स कर दी उसी टाइम उसको रिकॉर्ड कर लो। पेमेंट अगर रिसीव नहीं भी हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज माय रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अगला आता है लास्ट, दैट इज वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल या वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है? अकाउंटिंग जो होती है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जिससे बहुत सारे काम करने होते हैं, रिपोर्ट, क्लासिफाई, समराइज, एनालिसिस, इंटरप्रेट, सब कुछ करना होता है। लेकिन ये सब कुछ भरोसेमंद होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। कोई भी चीज भरोसेमंद कब होती है? जो किसी सबूत पे टिकी हो, तो जब वो किसी एविडेंस पे टिकी हो। तो वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अकाउंटेंसी के अंदर हर ट्रांजैक्शन जो भी रिकॉर्ड करी जाती है वो वेरिफिएबल होनी चाहिए, उसको वेरीफाई कर सको, वो एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए और वो सारे के सारे एविडेंस तुम्हारे पास मौजूद होने चाहिए। जैसे कि मान लो मेरे अकाउंटेंट के पास आया कोई, वो कहते हैं कि ये 500 रुपए दे दो, तो अकाउंटेंट 500 रुपए देगा, साथ में उसे बिल लेगा। बिना बिल के अगर अकाउंटेंट 500 देता तो वो अकाउंटेंट के लगेंगे, मेरे बिजनेस के नहीं लगेंगे। समझ रहे हो बात को? तो मैंने क्या बोला कि वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिविटी कांसेप्ट होल्ड्स दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। मेजरमेंट दैट आर बेस्ड ऑन वेरिफिएबल एविडेंसेस आर रिगार्डिंग दिस ऑब्जेक्टिव, कि जो भी एविडेंस सबूतों पे बेस्ड होते हैं। इट मींस जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है वो एविडेंस्ड होनी चाहिए, उनका सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि बिल हो गया, कैश मेमो हो गया, इनवॉइस हो गया, है ना, कैश मेमो हो गया, तो ये सारी चीजें उसके पास होनी चाहिए। अदरवाइज हम उसको कहेंगे कि वो एविडेंस बेस्ड नहीं है। समझ गए? तो यहाँ पर हमने कहा सारे के सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स खत्म। अब कुछ एक दो टर्म्स और हैं, उनको अच्छे से जान लेते हैं, फिर 4 ट्रांजैक्शन समझाऊंगा कि आपको पता चले पेपर कैसे आता है। इन 2 टर्म्स को बहुत सुना, एक होता है आईएफआरएस, एक होता है आईएएसपी। आईएफआरएस का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब है कि इंटरनेशनली कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। तो हमने जो पढ़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब क्या होता है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हर देश अपने हिसाब से बनाता रहता है। जैसे इंडिया ने बना रखे इंडस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडिया के अंदर आपको वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। अब क्या है कि बिजनेसेस तो ग्लोबल जाते हैं, है ना, बिजनेस सिर्फ इंडिया में तो नहीं रहता, वो बाहर के लोगों को भी कैटर करता है, बाहर के बिजनेस इंडिया के लोगों को भी कैटर करते हैं। तो अगर ये बिजनेसेस ग्लोबल जाना चाहते हैं तो बिजनेसेस को सेम भाषा बोलनी पड़ेगी, है ना। अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस की भाषा है, किसके बारे में, कि मेरे पैसे का हिसाब किताब कैसा है। तो सेम भाषा बोलनी पड़ेगी ताकि सभी लोग भरोसा कर सके। इंडिया के बिजनेस पे यूएसए का बंदा तभी भरोसा करेगा जब उसको पता चलेगा कि हमने आईएफआरएस को फॉलो करा। इंडस से उसको फर्क नहीं पड़ता, वो कहेगा कि वो करो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है। तो ये क्या है, जैसे जैसे बिजनेस ग्लोबल जाना शुरू हुए तो जरूरत आ पड़ी कि सभी बिजनेस सेम भाषा बोले, सेम अकाउंटिंग की भाषा बोले, जिस वजह से हमने क्या बना दिया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेट्स द नेशनल इकोनॉमीज इनटू इंटरनेशनल इकोनॉमी, सभी को इंटरनेशनल इकोनॉमी में लेकर आता है थ्रू ट्रेड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इन सब के लिए हमें जरूरत है आईएफआरएस की। समझ रहे हैं? अच्छा, ये बनाता कौन है? ये बनाता है आईएएसपी। आईएएसपी क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ये बनाता है। इसके 4 काम है। पहला, टू डेवलप आईएफआरएस, ये सारे के सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डेवलप करे। फिर टू प्रमोट, है ना, डेवलप करके प्रमोट करे, सभी देशों को प्रमोट करे कि प्लीज अपनाइए, प्लीज अपनाइए, प्लीज अपनाइए। तीसरा काम है, जो भी दोनों काम को करने में दिक्कतें हैं उनका सामना करें और उसको सोल्व करें। इन फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स एसोसिएटेड विद 1 and 2, 1 and 2 करने के लिए जो भी आपके दिक्कतें आ रही है, जो भी चीजें आ रही हैं, उसको आप सेटिस्फाई करो। और चौथी चीज आती है टू ब्रिंग अबाउट कन्वर्जेंस ऑफ नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो, डिफरेंट देश कहते हैं कि हमारा तो अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, हम तो उसे फॉलो करेंगे। तो इसका चौथा काम है उन देशों को जाकर समझाना और कहना कि प्लीज आप अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को थोड़ा बदलाव कर लो और हमारे जैसा बना लो। थोड़ा हम झुकते हैं, थोड़ा आप झुको और हम कन्वर्जेंस पे आए कि हम सिमिलर लाइंस पे आ रहे हैं ताकि आपके बिजनेसेस फॉरेन जा सके और फॉरेन के बिजनेसेस आपके पास आ सके। तो दिस आईएएसपी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड का ऑब्जेक्टिव। और आईएफआरएस क्या होते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द
क्वेश्चन कैसे आता है भाई? क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आता है, वो एमसीक्यू में भी आ जाता है, क्वेश्चन फिलअप्स में भी आ जाता है, या वो इस तरीके से आपको शो कर देते हैं, कहते हैं कि बताइए कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है, मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन दिया, 4 पार्ट दिए, ठीक है, बहुत आसान है, आराम से समझते हैं। पहला कहता है प्रोडक्शन मैनेजर इज इंटरेस्टेड इन रिकॉर्डिंग गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन द अकाउंट्स। प्रोडक्शन मैनेजर कहता है कि हम चाहते हैं कि गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखें। क्या वो लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। क्यों? क्योंकि पैसे के रूप में माप नहीं सकते, पैसे के रूप में नहीं माप सकते, इसलिए नहीं लिख सकते। ऐसा किस प्रिंसिपल ने बोला? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। किसने बोला? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। समझे क्वेश्चन कैसा आएगा कि बताइए कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि आप क्वालिटेटिव आइटम्स को नहीं लिख सकते, उसकी लिमिटेशंस थी यार, 2 लिमिटेशंस थी, उनमें एक थी। अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ कंपनी इज डाउटफुल ड्यू टू मार्केट कंपटीशन। क्या कहता है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म में सक्सेस होगा या नहीं होगा, ये डाउटफुल है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि आने वाले इतने सालों में, अरे इतने सालों को हम क्या करें, बिजनेस तो गोइंग कंसर्न एंटिटी है, वो तो चलते ही रहेगी, तो उस वजह से कोई डिसीजन थोड़ी ले सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा मेरे पास गोइंग कंसर्न। हम कहेंगे गोइंग कंसर्न एंटिटी कहती है बिजनेस तो चलते ही रहना है। हाउ डू यू नो कि लॉन्ग टर्म में वो नहीं करेगा? तुम्हें लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन नहीं पता। लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन क्या है तुम्हारे लिए? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, बिजनेस तो चलते ही रहना है। तो गोइंग कंसर्न एसम्पशन कहेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म की तुम्हें डेफिनेशन ही नहीं पता, तुम कैसे कह सकते हो कि लॉन्ग टर्म में बिजनेस नहीं चलने वाला है ना? सो गोइंग कंसर्न एसम्पशन आ जाता है। अगला कहता है ऑल्दो सेल्स हैव नॉट येट टेकन प्लेस, few reliable customers of company have placed large orders from which huge profit is expected। कुछ एक लोगों ने लार्ज ऑर्डर प्लेस कर दी है जिससे हमें ह्यूज प्रॉफिट होने वाला है। तो क्या आप इसको रिकॉर्ड कर लोगे? आप इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। आप इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? इसके लिए आप 2 प्रिंसिपल्स यूज कर सकते हो। एक तो आप कर सकते हो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। बेटा प्रूडेंस क्या बोलता है? डू नॉट एंटिसिपेट फॉर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स होने वाले तो उसको आज एंटिसिपेट ना करो। मुझे लगता है कि उनको बहुत सारे प्रॉफिट होने वाले, लेकिन अभी तक दे हैव नॉट येट टेकन प्लेस। ऑल्दो सेल्स नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने सिर्फ प्लेस करा है ऑर्डर, तो हमें नहीं फर्क पड़ता। पेमेंट तो है नहीं, तो पेमेंट नहीं है कि तुम उसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहेगा कि मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करने वाला। दूसरी बात आती है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहते हैं कि रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज करो जब एस्टेब्लिश हो जाए कि सामने वाला बंदा पे करेगा, लेकिन अभी तक तो वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ है ना? तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करने वाले हो। ठीक है, अगला देखते हैं। लास्ट में कहता है वन ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी हैज इन्वेस्टेड हिज सेविंग्स इन शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। हमारी कंपनी के किसी शेयर होल्डर ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लिए। क्या बिजनेस को इससे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि बिजनेस का मालिक और बिजनेस कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर दोनों क्या है? सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटीज है। क्या है? सेपरेट बिजनेस एंटिटीज है। तो यहां पे कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? यहां पे प्रिंसिपल लगेगा बिजनेस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, या मेरे को सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी की अकाउंटिंग एंटिटीज क्या है? डिफरेंट है, क्योंकि शेयर होल्डर ने जो भी काम करा कंपनी को उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझते हो? तो यहाँ पर हम आते हैं एंड ऑफ द क्लास। आज हमने कंप्लीट कर लिया अपना चैप्टर नंबर 3B। अगली क्लास में हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग छोटे चैप्टर आराम से कंप्लीट करेंगे। फिर हम अकाउंटिंग क्वेश्चन का जबरदस्त तगड़े वाला वन शॉट लेकर आएंगे, ताकि मैजिकल वन शॉट मैजिक कर दे और तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर लेक्चर्स पसंद आ रही है तो प्लीज सपोर्ट करो इस पूरी सीरीज को। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, क्लास 11, क्लास 12 सब कुछ आपको इस चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत अच्छे तरीके से विद नोट्स मिल रहा है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वहां पर जाओ और वहां पर हमसे डिस्कस भी कर सकते हो टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में। और फिर आप यहाँ पर आप व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहां पर हम आपको देते हैं डेली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ताकि तुम्हें एमसीक्यूज की तैयारी अलग से करनी ही ना पड़े, वहीं से तुम्हारी एमसीक्यू की तैयारी हो जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ते रहो, पूरी मेहनत दिल लगा के पढ़ाई करते रहो।